देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू किया गया था, आपका टीपीए, और सामान्य बातें आपका बताई गई। चूँकि समय कम है, तो भाई आप लोगों को सलाह दी जाती है कि नोट्स उपलब्ध है, आपका नोट्स ले लीजिए। और जो कुछ नई बातें 2-4 ही मिलेंगी, 2-4, क्योंकि नए 2-4 केस आ रहे हैं। उत्तराखंड का मैं पेपर देख रहा था, तो उसमें 2 केस आपका ऐसे आए हैं, जो किसी किताब में जल्दी नहीं मिल रहे हैं। तो इस समय आपका 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, जो किताब के बस और पढ़ाने की बस की बात नहीं है, कभी-कभी। वैसे यूपी का जो इतिहास रहा है, 15 में से 14 क्वेश्चन लगभग 13 पढ़ाए हुए आए हुए हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा उलझाऊ आता है। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 13 क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। भाई 15 आएगा, तो आप मान के चलिए कि 13-12 भी कर ले जाते हैं, तो पर्याप्त माना जाएगा। तो आप नोट्स ले लीजिए। आपका जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भाई पीडीएफ फाइल आपका टेलीग्राम चैनल जो शिवम ला क्लासेज है, उस पर भेजा जाएगा। आज आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नोट्स हम भेज देंगे, आज क्लास के बाद। और 1-2 दिन में धीरे-धीरे नोट्स और जाएगा। देखिए, टीपीए का आपका जो सेक्शन चल रहा था, आपका 3 हम पढ़ा रहे थे, 3 में 2 परिभाषाएँ अभी हम पढ़ाए थे। आपका जो पहली परिभाषा पूछी जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति। देखिए, आपका ये जो हमने परिभाषा पढ़ाया है, यूपी में तो नहीं, लेकिन जहाँ तक एमपी की बात है, एमपी में थोड़ा अंदर से पूछा जाता है। उसमें पेड़ों के नाम दिए जाते हैं, और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा पेड़ अचल संपत्ति माना जाएगा और कौन सा चल। तो आपको सतर्क ये रहना है कि अगर पेड़ फलदार है, तो आप अचल मारिएगा, और पेड़ फलदार नहीं है, तो क्या मारेंगे? चल। एक नियम बना लेना है, जैसे शीशम आ गया, यूकेलिप्टस आ गया, आपका इत्यादि, सागौन आ गया, आपका ये सब चल संपत्ति है टीपीए के तहत, क्योंकि ये फलदार नहीं है। आम आ गया, महुआ आ गया, ये सब आपका अचल है, क्योंकि मैं क्या बताया था, मार्शल बनाम ग्रीन का केस याद रखिए। दूसरी परिभाषा हमने जो बताई थी, वह आपका लिखत की परिभाषा बताई थी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में आपका यूपी में तो नहीं, लेकिन एमपी में पूछा गया है, यूपी में भी पूछ सकता है कि लिखत में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो लिखत में कल मैं बहुत डिटेल में बताया था। इंस्ट्रूमेंट में कौन सा विलेख शामिल नहीं है? वसीयती विलेख। इसके बाद आ जाइए, अगली जो इसमें परिभाषा है, वह देखा जाए आपका कह सकते हैं कि आपका लिखत के बाद आपका अटेस्टेड, यानी कि आपका अनुप्रमाणित। अनुप्रमाणित से भी आपका क्वेश्चन बनता है, और जब भी अनुप्रमाणित आपका पढ़िए, तो कम से कम एविडेंस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एविडेंस की एक धारा 68, और एचजेएस में जो पूछी गई थी 69। अनुप्रमाणित का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए ए का यह मकान है, और यह बी को सेल करना चाहता है, तो तुरंत चूंकि टीपीए चल रही है, तो मकान अचल संपत्ति है, और अचल संपत्ति का विक्रय के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, वह टीपीए के अध्याय 3 में दिए गए हैं, धारा 54 से लेकर 57। यानी कि जो ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूँ, इसमें टीपीए लागू होगा। और टीपीए का आपका कौन सा चैप्टर लागू होगा? 3। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? अब ऐसे ही तैयार रखिए, आपका 54 से लेकर कहाँ तक? 57। अब ये जो ए अपना मकान बी को सेल कर रहा है, यह एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से करेगा, यानी कि एक दस्तावेज पर या कागज पत्तर पर, सामान्य भाषा में कहिए, सब कुछ लिखा जाएगा, और अंत में ये उस कागज पर क्या करेगा? हस्ताक्षर। अब ए को हस्ताक्षर करते देखेंगे कितने लोग?
आपका 2 लोग, तो मान लीजिए सी और कितने हो गए 2। तो अनुप्रमाणक साक्षी कम से कम कितने होने चाहिए 2। अब इस उदाहरण में कौन कौन है, सी तथा डी। अब सी तथा डी ए को निष्पादित करते हुए या दस्तावेज पर चिन्ह लगाते हुए या दस्तावेज पर साइन करते हुए देखेंगे तो कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी चाहिए 2। ये याद रखिए, अनुप्रमाणक साक्षी अटेस्टेड जो विटनेस होते हैं। अब 68 में देखिए क्या पूछा गया है, कई राज्यों में यूपी जे में भी आ सकता है, कई राज्यों में आया है यूपी में भी, कि कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी आ जाएं तो निष्पादन को साबित किया जा सकेगा। तो अगर दोनों मिल जाए तो दोनों आए, और दोनों में से एक न मिले, केवल एक ही सक्षम है, तो एक ही क्या होगा, पर्याप्त। लेकिन ये 68 एविडेंस में है, लेकिन एचजेएस में थोड़ा बहुत आपका एक कदम आगे जाकर पूछ लिया था कि दोनों न मिले तब क्या होगा। ये तो ये जो आपका 69 से कवर होगा भाई, एविडेंस की कौन सी धारा के, देखिए निष्पादक का साइन है इस पर, ये साबित करना पड़ेगा। और अनुप्रमाणक साक्षी में से कम एक का साइन है इस पर, ये साबित करना पड़ेगा कब, जबकि आपका कोई मिल, तो एक ये हो गया और दोनों में से क्या, एक, ये इनका साइन, यानी कि ये निष्पादन किए हैं और ये इस पर साइन किए हैं, ये भी साइन किया है, और इन दोनों में से एक का साइन है इस पर, ये अन्य साक्षियों द्वारा क्या किया जाएगा, साबित। तो आपका ये क्वेश्चन एजेस में बना। तो अब आइए अटेस्टेड, अब आसान रहेगा, आपका उदाहरण देख लिए। देखिए किसी लिखत के संबंध में, तो तुरंत आपका लिखत पर आ जाइए। लिखत की परिभाषा अभी हमने बताया, लिखत का मतलब किससे भिन्न लिखत, वसीयत से, यानी कि अवसीयती लिखत, यानी कि वसीयत से बाहर जो भी कागज पत्तर लिखे जाएंगे उसके अलावा टीपीए, उसी को क्या बताती है, लिखत। तो किसी लिखत के संबंध में अटेस्टेड या अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है, तो बताइए अनुप्रमाणन के लिए कम से कम कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है, 2। आपका मन, आप 2 से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने पूछ लिया जाए, एक की दो, दो, दो या दो से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिसमें से हर एक ने निष्पादक को, तो बताते रहिए इस उदाहरण में एग्जीक्यूटर निष्पादक कौन कहलाएगा, ए। इस उदाहरण में निष्पादक कौन होगा, ए होगा। तो निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए या अपना चिन्ह लगाते देखा है, यानी कि ए जब साइन उस दस्तावेज पर कर रहा था तो इन गवाहों ने उसको देखा, या जब चिन्ह अंगूठा का लगा रहा था तो किसने देखा, आपका सी और डी ने। या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आपका लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा या चिन्ह लगाते देखा, ए हाजिर हैं, ए ने निर्देश दिया कि हमारी ओर से ई साइन करेगा या हमारी ओर से ई चिन्ह लगाएगा, दस्तावेज पर अंगूठा चिन्ह ई ने लगाया, तो किसको साइन करते हुए या चिन्ह लगाते हुए, ये दोनों देखेंगे अब ई को। लेकिन ई जब साइन करेगा, निष्पादन दस्तावेज का करेगा तो किसके डायरेक्शन में, ए के। अगला शब्द देखिए, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई है। व्यक्तिगत अभिस्वीकृति का मतलब ये हुआ कि ए या ई पहले से ही साइन दस्तावेज पर कर दिया है। जब सी और डी आते हैं, यानी कि जब अनुप्रमाणक साक्षी आते हैं, तो ए या ई इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो साइन दस्तावेज पर है ये मेरी हैं,
या जो चिन्ह लगाया गया है ये मेरा है। यानी कि भले सी और डी आंख से न देखे हों साइन करते हुए, लेकिन सी और डी के साथ पहले ही देखने के पहले ही ए ने साइन कर दिया है, और सी डी से इस बात की पर्सनल रूप से क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्वीकृति कि यह साइन या हस्त चिन्ह क्या है, मेरा है। अब समस्या देखिए, इंग्लैंड और भारत में अंतर पूछा जाता है। जब ए दस्तावेज को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, अर्थात जब ए उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर या चिन्ह लगा रहा होता है, तो क्या दोनों अनुप्रमाणक साक्षियों का एक साथ उपस्थित रहना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लैंड में दोनों का एक साथ होना आवश्यक है, भारत में एक साथ होना आवश्यक, ये हम नहीं बता रहे। बेर की अगली लाइन देखिए, अभी एक लाइन बचा है, लास्ट लाइन देखिए। और जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सी डी भी बाद में कर दिए हैं। किंतु यह आवश्यक, देखिए किंतु वाला सब पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित रहें, और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रोफार्मा भी आवश्यक। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, सतर्क रहिएगा। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, दोनों अटेस्टेड विटनेस जो हैं वह एक साथ उपस्थित होने चाहिए, लेकिन भारत में एक साथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं। रट कर जाइए, फिर हम बता रहे हैं। भारत में ये हो सकता है कि ए को साइन करते हुए सी ने 10 बजे देखा हो, चला गया हो, और फिर ए को साइन करते हुए डी ने 2 बजे दिन में देखा हो, तो दोनों अनुप्रमाणक जो साक्षी है वह अलग अलग देखे हैं कि एक ही समय साइन करते हुए देखे हैं, अलग अलग। भारत में ये संभव है, लेकिन इंग्लैंड में संभव। तो इंग्लैंड में और भारत में कभी काल अंतर भी पूछा जाता है। भाई 2 बार बताया गया, न समझ में आए तो कहिए फिर एक बार बताया जाए, लेकिन ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो गलत न हो। और 2 एविडेंस की धाराएं जोड़े रहिएगा, कौन कौन हमने बताया। 168 लगातार क्वेश्चन बनता है, और पिछली बार यूपी एजेस में 69 बन गया था, वो भी सतर्क रहना है। अब अगला देखिए, अनुप्रमाणन के बाद आपका रजिस्ट्रीकृत, ये आपका रजिस्ट्रीकृत यानी कि पंजीकृत। इसके बाद आपका अटैच देखना है, यानी कि आपका अटैच टू द अर्थ, यानी कि आपका कह सकते हैं कि भूबद्ध। भूबद्ध या अटैच का मतलब क्या होता है, तो 3 बातों से निकाला जाता है। भूबद्ध अगर कहीं आ जाए, जिसकी जड़ जमीन में हो, तो जितनी चीज़ों की रूट या जड़ें जमीन में हैं उन्हें हम एक लाइन में क्या कहेंगे, भूबद्ध। जिनकी नींव जमीन में हो, जैसे कि आपका ये मकान है, इसकी नींव जमीन में है, तो क्या हम इसे भूबद्ध कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और भूबद्ध चीज जिनकी नींव जमीन में है, उनसे अस्थाई रूप से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि ये मकान है और इसमें दरवाजा है, खिड़की है, पंखा है, आपका बिजली का आपका वायर है, आपका कह सकते हैं कि वायरिंग हुई है, इसका ये जो जुड़ाव है इस मने कमरे से, अस्थाई है कि अस्थाई, अस्थाई, अतः ये भी आपका भूबद्ध माना जाए। तो याद कर लीजिए, भूबद्ध का मतलब क्या हुआ, जिनकी जड़ क्या हो, जमीन में, जिनकी नींव कहाँ हो, जमीन में, और जिनकी नींव जमीन में है उससे जुड़ी हुई, अस्थाई तौर पर जुड़ी हुई अन्य चीज़ें। तो अन्य चीज़ें आपका पंखा हो गया, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, इत्यादि ये क्या हुई हैं, किवाड़ हो गया, ये सब आपका जुड़ी हैं भूबद्ध आपका, माने कह सकते हैं चीज़ें, और इनका जुड़ाव अस्थाई है, तो ये भी भूबद्ध में मानी जाए।
इसके बाद आ जाइए भूबध के बाद आ जाइए जो परिभाषा है आपका एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा दी गई है। अनियोज्य दावा जिसको कि आगे आगे हम पढ़ाएंगे जब 130 से लेकर और 137 तक बताएंगे तब वहाँ ये परिभाषा देखी जाएगी आपका। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है नोटिस, यानी कि अंतिम जो पूछा जाता है वह सूचना के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो सूचना पहले देखिए, सूचना या नोटिस की जहाँ तक बात है आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है कि नोटिस कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका जवाब रहेगा दो प्रकार की। पहला नियम, एक एक्चुअल नोटिस यानी कि वास्तविक सूचना, और दूसरा आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस या अन्वयिक सूचना या प्रभाषित सूचना या प्रलक्षित सूचना। अब एक्चुअल पहले नोटिस जानिए आपका क्या है। जब किसी तथ्य की जानकारी दूसरे व्यक्ति को वास्तव में हो तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को कैसी नोटिस है, एक्चुअल, वास्तव में। और कंस्ट्रक्टिव कब कहेंगे, तो जब कोई व्यक्ति अगर साधारण सतर्कता बरतता, साधारण जांच पड़ताल करता, उपेक्षा नहीं बरतता, नेग्लिजेंस नहीं बरतता, तो सच्चाई का क्या कर लेता, पता। तो इस नोटिस को हम क्या कहेंगे, आपका कंस्ट्रक्टिव। फिर एक बार याद रखिए, यही पूछा जाता है जब किसी व्यक्ति को वास्तव में तथ्य के बारे में बता दिया जाता है और उसने बताया है जिसका बताने का कर्तव्य है, तो हम कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति को कैसी सूचना थी, एक्चुअल। लेकिन आपका 5 ऐसी कंडीशन दी गई है आपका इधारा में जहाँ की कंस्ट्रक्टिव सूचना मानी जाएगी। वास्तव में व्यक्ति उस बात का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन कानून मान लेगा कि अगर आप साधारण सावधानी और सतर्कता बरतते तो आपको वास्तविकता का क्या हो जाता, पता। जैसे 2-3 उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक मकान है और उसमें किराएदार कब्जा लिए हैं। किराएदार रह रहे हैं, आप मकान खरीद रहे हैं। तो कम से कम खरीदने के पहले एक बार जाकर अगर आप मकान देखते तो आपको किराएदार हैं ये क्या हो जाता, पता लग जाता। तो जब खरीद लिए तो बाद में कह रहे हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि इस मकान में क्या है, किराएदार। तो क्या आपकी बात सुनी जाएगी? जब खरीद रहे थे तो क्या सो रहे थे? यानी कि आपने अगर घोर प्रमाद या उपेक्षा नहीं बरती होती, आपने सतर्कता बरती होती, तो किसका कब्जा है ये बात आप क्या करते, जान लेते। दूसरा आपका उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे के पटरी के किनारे मकान है, आप मकान खरीद रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपको सूचना या जानकारी इस बात की है कि रोज ट्रेन जाएगी, सीटी देगी तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस। और जब खरीद लिए तब कह रहे हैं कि ट्रेन सीटी दे रही है, तब ये आपका माना जाएगा कि आपको सूचना थी कि नहीं थी। रजिस्ट्रीकरण के बारे में आइए। मान लीजिए कि आपका एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराया है प्लाट की, दूसरा व्यक्ति फिर उस प्लाट की रजिस्ट्री करा लिया, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में पहली रजिस्ट्री सूचना मानी जाएगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर जाकर कचहरी में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करता तो उसे भाई जमीन का नंबर रहता है। अब तो नंबर जाकर जांच पड़ताल आप रजिस्ट्रार ऑफिस में करते तो ये ज़मीन किसके नाम है तुरंत क्लिक करके क्लर्क क्या करता, बता देता। तो आप तो फ्री का चंदन घसा रघुनंदन। यानी कि 10 लाख की ज़मीन 3 लाख में मिल रही थी, तो सोचे कि चलो इससे बढ़िया मौका क्या होगा, यही मौका है खरीदने का। जब खरीद लिए तो मालिक फरार, खोजते रहिए मालिक को। झूसी में आपका ये जो कांड है, एक एक जमीन 10-10 लोगों को ज़्यादातर बेची गई है और मालिक आपका दलाल आते थे
जो आपका जैसे कि जो सेना में है वह तो हमेशा खोजेगा नहीं ज़मीन, तो जो लोग बाहर सर्विस करते थे उन्हीं को फंसाते थे। आइए आइए, बहुत अच्छी ज़मीन है, अभी 2 साल बाद हाईवे निकलेगा तो ये चरगुना आपको देगी। आते थे लोग सर्विस से, इधर पूरा कागज पत्तर तैयार, 2 दिन में रजिस्ट्री करके चले जाते थे। फिर 4 साल बाद आए तो पता लगा कि उस जमीन पर तो मकान बन गया। तो किसका मकान है, तो तुरंत वह क्या दिखाता था, तो आई टीपीए की धारा 48, पहले आओ पहले पाओ, जो समय की दृष्टि से प्रथम होगा संपत्ति पर पहला अधिकार। तो बताइए 10 लोग रजिस्ट्री कराए हैं तो सामान्यतः कौन हकदार होगा, पहला। तो ये झूसी में ज्यादा, सबसे ज्यादा कांड प्रयागराज में आपका झूसी में हुआ है, वह भी रोड के जो दाहिने बगल जमीनें हैं अंदावा अंदावा से लेकर, बहुत ज्यादा ऐसी जमीनें हैं जो आज भी विवादित है और वैसे ही पड़ी हुई है। तो हमने एक बताया आपका सूचना के बारे में। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 4, देखा जाए 4 बस आपका एक लाइन जानना है, यानी कि 1-2 मिनट में ये निपट जाएगा। धारा 4 कहती है कि संविधाओं से संबंधित अधिनियमों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीपीए का आधार क्या है, तो संविदा अधिनियम। टीपीए किसका भाग है, किसका अंग है, किसका पार्ट है, संविदा अधिनियम का। टीपीए का निर्माण किस कानून की कमियों की पूर्ति के लिए किया गया, संविदा अधिनियम का। और किसका सप्लीमेंट्री या पूरक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का। तो सेक्शन हो सकता है बहुत अंदर जाए तो पूछे, वह सेक्शन आपका दिया गया है कि कौन कौन सी धाराएं द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सप्लीमेंट्री होगी, यानी कि उस कानून से भी जोड़कर पढ़ना है। तो देखिए दिया है धारा 54 का पैरा 2 तथा 3, धारा 59 सेक्शन 107 123, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण का प्रावधान किया गया है वे सेक्शन किसके पूरक होंगे, किससे जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। तो धारा 4 भी समाप्त हो गई। अब आइए अध्याय 2 शुरू किया जाए। अध्याय 2 में ही समय लगता है, आधा समय तो अध्याय 2 ही ले लेता है। इसके बाद आपका मने कम समय लगता है, लेकिन अध्याय 2 से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनते हैं। पहले अध्याय 2 की भूमिका देखिए, पहले हेडिंग देखिए अध्याय 2 की, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। तो पहले फिर एक बार आपको चार्ट बनाकर हम समझा रहे हैं ताकि आपका अध्याय 2 में जो शुरुआती दौर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वे गलत न हो। जब भी आपका संपत्ति का अंतरण होगा तो संपत्ति का अंतरण 2 प्रकार से हो सकता है, एक पक्षकारों के कार्य द्वारा एक्ट बाई पार्टी, और दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा। तो पहला याद रखिए, कानून द्वारा जब ट्रांसफर होगा तो टीपीए अप्लाई नहीं होगी, टीपीए लागू नहीं होगी। लेकिन कल हमने इसका अपवाद बताया था, 2 अपवाद हैं, एक धारा 57 और एक अध्याय 4। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये अपवाद आपका धारा 2 में हमने कल बताया था, कहाँ दिए गए हैं अपवाद, यानी कि विधि के प्रवर्तन द्वारा, अर्थात न्यायालय के आदेश, न्यायालय की डिक्री द्वारा टीपीए की किन धाराओं के तहत या किन अध्यायों के तहत ट्रांसफर हो सकता है। ये एक्सेप्शनल केसेज हैं, क्योंकि सामान्यतः टीपीए पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के मामले में लागू होगी, विधि के प्रवर्तन द्वारा नहीं। लेकिन विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण
दो जगह दिया गया है। एक सेक्शन आपका 57 में होता है और दूसरा किस चैप्टर में, 4 में। ये याद रखिए। दूसरा भाई, पक्षकारों द्वारा, बाजे तो विधि वाला छोड़ दीजिए, अब ये आपका समाप्त हो गया। पक्षकारों के कार्य द्वारा जो आपका ट्रांसफर होगा, एक इंटरवाइवस होता है, यानी कि जीवित व्यक्तियों के मध्य, यानी कि जो संपत्ति बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों उस समय क्या होने चाहिए, लिविंग, यानी कि जीवित। और एक आपका होता है वसीयत। वसीयत का मतलब ये हुआ कि जब एक पक्षकार मर जाएगा तभी दूसरे पक्षकार को क्या मिलेगा, हक। तो पहले वसीयत निपटा दिया जाए। ए ने बी के नाम वसीयत लिखी, तो आप लोग बताइए बी को ये प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब ए मर जाएगा कि ए जिंदा रहेगा। ए मर जाएगा तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है क्या लिविंग पर्सन के बीच हो रहा है, नहीं। अतः वसीयत के बारे में क्या टीपीए के प्रावधान अप्लाई होंगे कि नहीं, नहीं होंगे। अब वसीयत भी पक्षकारों के कार्य द्वारा ही अंतरण है, तो तुरंत आप सेक्शन 5 कवर करेंगे कि सेक्शन 5 कहती है कि मृत व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर नहीं, बल्कि किसके द्वारा ट्रांसफर, जीवित व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। ये कौन सी धारा बताती हैं, 5। दूसरा कॉन्सेप्ट बनाइए अब। जो धारा 5 से लेकर 53A तक के प्रावधान हैं, ये किसी विशिष्ट अंतरण के बारे में नहीं है। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर नहीं दिया गया है। इसमें ट्रांसफर के प्रिंसिपल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी धारा 54 से लेकर 137 तक में चाहे विक्रय किया जाए, चाहे दान किया जाए, चाहे संपत्ति बंधक रखी जाए इत्यादि, तो धारा 5 से लेकर 53A तक के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। फिर एक बार, ये कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ट्रांसफर के कुछ क्या है, प्रिंसिपल। अब फिर एक बार याद रखिए, क्योंकि टीपीए इक्विटी कोर्ट द्वारा दिए गए ज़्यादातर निर्णयों को अपने में समाहित करती हैं, अतः ज़्यादातर धाराएं किसी न किसी केस में दिए गए सिद्धांत पर आधारित होंगी। वह केस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5 से 53A तक में लगभग ज़्यादातर धाराओं में केस भी पढ़ना है, क्योंकि साम्य न्यायालय ने निर्णय दिया और उन्हीं निर्णयों को या तो हूबहू या कुछ संशोधन करके किसका निर्माण कर दिया गया, टीपीए का। तो दूसरा एंगल, धारा 5 से लेकर 53A को 2 वर्गों में बांटा गया है। आप बेरेक्ट देख सकते हैं, आपका वर्ग ए और वर्ग बी, यानी कि खंड क और खंड ख। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। खंड क आपका जंगम या अस्थावर अचल संपत्ति का अंतरण बताता है और खंड ख केवल और केवल अचल संपत्ति के अंतरण में लागू होगा। तो सेक्शन फिर तोड़ लीजिए, जो धारा 5 से लेकर 37 तक के प्रावधान हैं या 5 से लेकर 37 तक में जो प्रिंसिपल टीपीए में दिए गए हैं, वह चल और अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण में लागू होंगे। जबकि 38 से लेकर और 53A तक में जो प्रिंसिपल हैं, वह आपका केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अस्थावर संपत्ति में या अचल संपत्ति के ट्रांसफर में लागू होगा। तो यूपीजे का मॉडल देखा जाए। अब आप बताइएगा, मैं कंसेप्ट बना चुका हूँ, इसी कंसेप्ट पर 4-5 क्वेश्चन देखिए यूपीजे कैसे भरमाया है। निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है,
तो निर्वाचन का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में है, पहले पकड़ना है 35 में। तो 35 जो सेक्शन है ये 5 से 37 के बीच में आता है, यानी कि धारा 35 चल और अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण के मामले में क्या होगी, लागू। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए जे का, निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है चल संपत्ति के अंतरण में, अचल संपत्ति के अंतरण में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो एक दिमाग में बैठाए रहिए, जब भी सेक्शन पूछे और 5 से लेकर कहाँ तक दे दे, 35 वाला में से कोई रहे तो आप क्या मारेंगे, दोनों। अब देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा मॉडल, लिस्पेंडेंस यानी कि वाद लंबन का सिद्धांत, यानी कि धारा 52 में दिया गया वाद लंबन का सिद्धांत लागू होता है चल संपत्ति अचल संपत्ति के ट्रांसफर में, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आप दिमाग कंसेप्ट पर ले जाएंगे कि जो 38 से लेकर और 53 ए तक का सेक्शन है वह चल में नहीं केवल किस में लागू होगा, अचल। तो वाद लंबन का सिद्धांत बताइए केवल किस में लागू होगा, अचल में। 41 दृश्यमान स्वामी पूछ ले, 43 आपका पूछ ले, पूर्विकता पूछ ले, या मने कपटपूर्ण अंतरण पूछ ले, भागिक पालन का सिद्धांत पूछे, हमेशा याद रखिए ये सभी सिद्धांत केवल और केवल किस में, अचल में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और हल्का सा जिसका कंसेप्ट डिगा ये क्वेश्चन वह गलत करके ही आएगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। 5 से 37 के बीच में धारा आ जाए कोई तो दोनों मारिएगा संपत्ति, और 38 से लेकर कहाँ तक 53 वाली धारा में सिद्धांत वाला आ जाए तो आप केवल और केवल क्या मारेंगे, अचल। भाई अब कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस मॉडल से यूपीजे में आए हुए हैं। अगला देखिए आपका 5 से लेकर 53 ए की अगली भूमिका देखनी है और वह भूमिका धारा 2 से कवर करनी है। अगर सेक्शन 5 से लेकर और 53 ए तक के सिद्धांतों और पर्सनल मुस्लिम विधि में आपका विरोधाभास होता है, टकराव होता है, यानी कि मुस्लिम विधि और ये नियम एक दूसरे के विरोधी हों, वहाँ मुस्लिम लॉ प्रिवेल करेगा और ये नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जहाँ मुस्लिम लॉ का ये इन धाराओं में दिया गया सिद्धांत, जो भी सिद्धांत मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोधी नहीं है वह सिद्धांत मुस्लिमों पर भी लागू होगा। कल भी मैं बताया था ये सिद्धांत, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका बना है वह 35 से बना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या निर्वाचन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत किस पर लागू होता है, दोनों पर, क्योंकि ये सिद्धांत मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोधी नहीं है। एक क्वेश्चन ये बना है, देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी मैं चल रहा हूँ। इस प्रकार आपका जो भी इस चैप्टर की भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन आपको बताए गए। अब आइए सेक्शन चला जाए, क्लास ए 5 से लेकर 37 को शुरू किया जाए। सेक्शन 5 से देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन 5 से बनता है कि सेक्शन 5 में क्या डिफाइन किया गया है, तो दो शब्दों को बताया गया है। पहला क्वेश्चन संपत्ति के अंतरण और संपत्ति का अंतरण करना। पहला क्वेश्चन तो यहीं प्री में बन जाता है कि सेक्शन 5 में किसे डिफाइन किया गया है, किसे बताया गया है। तो हेडिंग आपका दी गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन उसी पैराग्राफ में नीचे आप देखिए लाइन पहले पैराग्राफ का कि संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य कहा जाता है। तो 2 मार्कर आइएगा, संपत्ति के अंतरण और संपत्ति का अंतरण करना, दोनों बातें टीपीए के किस सेक्शन में बताई गई हैं, 5 में। पहला जो आपका नियम निकला,
टीपीए का सेक्शन 5 आपका टीपीए का केंद्र बिंदु माना जाता है, धुरी मानी जाती है, क्रोड माना जाता है। दूसरा नियम। तीसरा नियम, टीपीए का सेक्शन 5 टीपीए के एरिया को सीमित करता है, नैरो करता है। तीसरा नियम। चौथा नियम निकालना है कि टीपीए की धारा 5 में इंटर वाइवस का प्रिंसिपल दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग पर्सन के बीच ट्रांसफर होगा, यानी कि जब भी संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के तहत किया जाएगा, दोनों पक्षकार अंतरण के समय क्या हो, जीवित। धारा 5 विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका इंटरवाइवस के 3 धाराएं अपवाद हैं, 13, 14 और 16, यानी कि जहाँ की अनबार्न पर्सन के पक्ष में, यानी कि अजात व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर की बात की गई है। तो धारा 5 का एक्सेप्शन बिहार मेंस में भी आ चुका है कि आपका संपत्ति के अंतरण को परिभाषित करते हुए इसके अपवादों को बताइए, या अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा, इसकी अपवादों सहित चर्चा करिए। तो धारा 5 लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा 3 अपवाद कौन कौन सी धाराएं हैं, 13, 14 और 16। प्री के लिए तो सेक्शन ही याद रखना है, लेकिन मेंस के लिए 13, 14 और 16 हल्का हल्का 5-5, 7-7 लाइन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आज नहीं कल आ ही जाएगा। अगला सब देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन अगला बनता है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं को अपनी ही संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है? तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है, लेकिन अंदर जाकर क्वेश्चन बने तो बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए। ये जो स्वयं शब्द ऐड किया गया वह 1929 ईस्वी में जोड़ा गया, यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है। तो स्वयं शब्द कब जोड़ा गया, 1929। एक क्वेश्चन और 1929 के संशोधन पर याद रखिएगा, मिनी टीपीए किसे कहा जाता है। तो 1929 के संशोधन को सबसे व्यापक संशोधन मैं बता चुका हूँ, लिखवा भी गया है। टीपीए में किस सन में किया गया, 1929। तो बताइए मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को, 42वां। मिनी टीपीए किसको, तो आपका जवाब रहेगा। अब मिनी एविडेंस किसको, हाँ सन 2000। देखिए सबसे ज़्यादा जी सन 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जोड़ा गया, तो सबसे ज़्यादा क्या किया गया, एविडेंस एक्ट में संशोधन। तो मिनी आपका एविडेंस कहा जाता है सन 2000 के संशोधन को एविडेंस में। और एपीओ में पूछा कि सन 2000 का संशोधन किस तारीख को लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर सन 2000। डेट भी याद रखिएगा, 17 अक्टूबर सन 2000। फिर बैक होइए, अगला क्वेश्चन आपका, इसमें अभी क्वेश्चन निकाला जा रहा है, बेरेक शुरू नहीं हुआ इसके बाद बेरेक शुरू किया जाए। पहले किसी भी धारा का क्वेश्चन का मॉडल, तब बेरेक, अब नियम उल्टा चलाया जाए, ताकि पहले क्वेश्चन आपका एक बार तैयार रहे, फिर बेयर एक्ट पढ़ते समय भी दोबारा उसको हम क्या करेंगे, बताते रहेंगे। व्यक्ति की परिभाषा या व्यक्ति को टीपीए में कहाँ डिफाइन किया गया है या किस धारा में बताया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 5 के आपका पैराग्राफ 2 में। व्यक्ति में कौन शामिल होता है, प्राकृतिक व्यक्ति की कृत्रिम व्यक्ति की, दोनों दोनों शामिल हैं। यानी कि टीपीए के तहत आपका जो निगम है, संगम है, समूह है, जो कंपनियां हैं, भले ये सांस न ले रही हो, इन्हें भी व्यक्ति जीवित मान लिया गया है, और इन्हें भी संपत्ति का अंतरण करने का क्या है, अधिकार। तो व्यक्ति में आप आईपीसी की धारा 11 जोड़ लीजिएगा कि पर्सन या व्यक्ति की परिभाषा आपका आईपीसी की किस धारा में, 11 में दी गई है। वहाँ व्यक्ति में कौन शामिल है, कंपनी शामिल है कि नहीं,
निगम, समूह, संगम, समूह, संगठन सब शामिल है। और टीपीए में भी ये क्या है, सब शामिल है। अब देखिए आपका धारा 5 शुरू किया जाए। अब बेयर एक्ट में, अब बेयर एक्ट थोड़ा अच्छे से आएगा समझ में, सभी बातें आपका आगामी धाराओं में। अब देखिए पहला ही शब्द आया आगामी धाराओं में, तो भाई की धारा में कहा गया है आगामी धाराओं में, का मतलब क्या हुआ, धारा 5 के पहले की 5 की 5 के बाद। तो तुरंत आप एविडेंस की धारा 5 ही पढ़िए, एविडेंस की धारा 5 पर गौर करिए। सेम आपका शब्द दिया गया है और वहीं से गलती होती है। देखिए एविडेंस की धारा पहले 5 देखिए, न्यायालय में जब भी किसी तथ्य के बारे में एविडेंस दिया जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू के बारे में यानी कि विवादक तथ्य के बारे में, या जिन्हें ए तस्मिन पश्चात, ए तस्मिन पश्चात का मतलब कि धारा 5 के बाद, धारा 5 के बाद का मतलब आगामी धाराओं, जिन्हें रेलेवेंट घोषित किया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है। तो यहाँ दिमाग अस्थिर रखना है कि सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो आगामी धाराओं में जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, तो 6 से लेकर कहाँ तक, 55। फिर कवर करिए, रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 6 से लेकर कहाँ तक, 55। लेकिन तथ्यों की सुसंगत के विषय में पूछ ले तो 5 से, हल्का सा अंतर मैं बता रहा हूँ, तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान तो 5 से 55 मारिए, और रेलेवेंट फैक्ट आ जाए तो 6 से 55। कहाँ से निकलता है, धारा 5 से, कि जिन्हें एक तस्मिन पश्चात क्या घोषित किया गया है, सुसंगत। उसी प्रकार आगामी धाराओं में का मतलब हुआ कि धारा 6 से, 5 से नहीं, कहाँ से। अब आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या स्वयं को, अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, पहले इतना पढ़िए, यानी कि कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है। संपत्ति का अंतरण का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किया है, और कार्य कैसे किया है, या तो वह व्यक्ति एक दूसरे को या एक से अधिक को, तो उदाहरण आपका बनाते रहिए तब सही रहेगा। यानी कि ए का यह मकान है, तो ए इस मकान का ट्रांसफर कार्य करके किसको केवल कर सकता है, बी को, या एक से अधिक को, यानी कि बी को भी कर दे कुछ हिस्सा किसको, सी को, कुछ हिस्सा किसको, डी को। दूसरा, ए स्वयं को कर सकता है, अभी हम इसको बताते हैं शब्द को, और ए स्वयं को, यानी कि कुछ हिस्सा स्वयं को ट्रांसफर कर दिया और कुछ हिस्सा किसको, अन्य को। क्या ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब यही देखिए आपका, भाई ए बी को ट्रांसफर कर दिया या अन्य लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत अपना लिखा पढ़ी हुई तुरंत स्वामित्व किसको दे दिया विक्रय में, आपका बी को दे दिया। जो आपको समझना है यहाँ कि क्या कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को, स्वयं को, सेल्फ को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। तो पहले 3-4 क्वेश्चन स्वयं पर देखिए या अपने पर सेल्फ पर। एक क्वेश्चन पिछली बार जे में आया था और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, थोड़ा सतर्क होकर समझिए स्वयं शब्द को। एविडेंस की 2 धाराओं से आप कोरिलेट करिएगा। एक धारा मैं बता रहा हूँ 32(1) यानी कि डीडी या डाइन डिक्लेरेशन, और देखिए 3-4 जगह से इसको कोरिलेट करके एक क्वेश्चन निकालिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एविडेंस की धारा 32(1) से स्वयं हम बताएंगे। दूसरा आपका जो हम स्वयं शब्द बताएंगे सेल्फ, आपका एविडेंस की धारा
27 से बताएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो स्वयं शब्द बताया जाएगा वह आपका बताया जाएगा सीआरपीसी की धारा 190 वन आपका सी से। फिर अब दहेज अधिनियम चल चुका है तो धारा 7 का भर रखिएगा। धारा 7 में आपका मामला जाएगा स्वयं शब्द में। और अंतिम जो आपका जो कह सकते हैं कि स्वयं शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण ये मायने रखता है, भले आप मने न समझ पा रहे हो, लेकिन स्वयं जो शब्द हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका अर्थ कई जगहों पर रखता है। देखिए अब एक एक जगह, हाँ, कॉन्टेक्ट की धारा 2A मैं बता चुका हूँ और वहाँ से भी निश्चित रूप से आपको इसको कवर करके पढ़ना है। कौन सी धारा? तो पहले संविदा ही देख लिया जाए और टीपीए, तब कोरिलेट किया जाए। देखिए हमने बताया था कि प्रपोजल या प्रस्थापना के बारे में अभी एक दिन पहले ही मैं बताया था। सामान्यतः प्रस्थापना एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से की जाती है, यानी कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो, दो। एक प्रस्थापना करेगा, किससे करेगा? सामान्यतः दूसरे से। लेकिन मैं वहाँ भी बताया था कि ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। व्यक्ति स्वयं से भी प्रपोजल कर सकता है, स्वयं से करार कर सकता है, स्वयं से संविदा कर सकता है, लेकिन प्रस्तावक के रूप में और स्वीकृतिकर्ता के रूप में उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए? एक की भिन्न भिन्न, मैं बताया था भिन्न भिन्न। उसी प्रकार टीपीए में अब आ जाइए। क्योंकि कुछ दशाओं में कोई व्यक्ति स्वयं से भी संविदा कर सकता है, अतः टीपीए की धारा 5 के तहत कोई व्यक्ति स्वयं को ही अपनी ही संपत्ति का क्या कर सकता है? ट्रांसफर। ये स्वयं शब्द मूल टीपीए में नहीं था। अब हो सकता है पूछ ले कब जोड़ा गया? 1929 में जोड़ा गया। और एक सटीक उदाहरण देखिए, सबसे सटीक उदाहरण आपका ट्रस्ट का है, न्यास का है। देखिए आपका न्यास का मैं बता रहा हूँ, सबसे सटीक जो उदाहरण आपका मिलता है, ए इस मकान का मालिक है तो स्वामी है। ए ने इस मकान से क्या बनाया? न्यास। और ए स्वयं उस न्यास का क्या बन गया? न्यासी। तो बताइए ए ने जो संविदा की स्वयं से की कि दूसरे से? स्वयं से। लेकिन जब प्रपोजल किया था तो उस समय उसकी हैसियत क्या थी? स्वामी की। और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो उस समय उसकी हैसियत क्या है? ट्रस्टी की। तो आपका क्या कोई व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का अंतरण करने का हक रखता है कि नहीं रखता है? अब स्वयं शब्द पर आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट में स्वयं से संविदा हो गई, टीपीए में स्वयं को संपत्ति अंतरण। पिछली बार जे में आपका अब 32(1) पूछा गया था, 27 पूछ सकता है एविडेंस की धारा, क्योंकि 32(1) 2018 जे में आ चुका है। देखिए जो मृत्युकालिक कथन है, आप 32(1) के शब्द पर गौर करिए। तो मृत्युकालिक कथन क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसने मृत्यु के पहले स्वयं के मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो। स्वयं का मतलब कि अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई। तो बताइए अब यही क्वेश्चन आया कि मृत्युकालिक कथन सुसंगत होता है स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताने पर, दूसरों के मृत्यु के कारण के बारे में बताने पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन आपका। तो इतना बताने का मतलब बताइए, स्वयं की मृत्यु की दूसरे की, स्वयं के मृत्यु का क्या बताया हो कारण। तुरंत धारा 27 को ऐड करिए और यहाँ से आपका नया मॉडल इसी आधार पर पूछा जा सकता है। 27 देखिए, अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में होते हुए
पुलिस से ही कुछ कथन करता है और उस कथन के आधार पर किसी तथ्य का क्या चलता है, पता। तो जितने कथन से तथ्य का पता चला है उतना कथन भी रेलेवेंट होगा, और तथ्य का पता जो पता लगा है तथ्य वो भी क्या होगा, सुसंगत। अब यहाँ आपका 5 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त ने कथन किया, उसके कथन के आधार पर चाकू बरामद हो गया, तो इसका साक्ष्य में प्रयोग केवल ए के विरुद्ध किया जाएगा, यानी कि जिसने कथन किया है केवल स्वयं उसके विरुद्ध किया जाएगा, कि पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध। हाँ, स्वयं, यानी कि जिसने कथन किया, जिसके कथन पर जो चीजें बरामद हुई, उसका साक्ष्य में जो यूज होगा केवल उसी के विरुद्ध होगा, अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध। तो पुलिस इसका उपाय करती है कि 5 अभियुक्त है तो एक के बयान पर हथियार बरामद करा देगी, एक के बयान पर जूता, एक के बयान पर मोबाइल, एक के बयान पर घड़ी, लिखना ही तो है ना जबकि, और पांचों को क्या करेगी, लपेट लेगी कि इन लोगों के बयानों पर ये चीजें क्या हुई, बरामद। क्योंकि पांचों को फंसाना है तो कुछ न कुछ तो क्या करना पड़ेगा, सीडी में दिखाना ही पड़ेगा कि डायरी में। तो पुलिस ये कार्य करती है अमूमन, इसमें शक नहीं है। अगला स्वयं शब्द आप देखिएगा तो सीआरपीसी में देखिएगा 190 1 सी में कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं के ज्ञान पर किसी अपराध का क्या ले सकता है, संज्ञान। और यहाँ आपका दहेज अधिनियम की धारा 7 भी अच्छे से तैयार रखिएगा। 7 में आपका कह सकते हैं कि अपराधों का संज्ञान है, तो संज्ञान दहेज के मामले में कैसे लिया जाएगा, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर और मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं। तो उपर्युक्त सभी लिया जाएगा कि नहीं, उपर्युक्त सभी बताया गया, ये ना कि स्वयं स्वयं के ज्ञान पर ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। अब आगे देखिए, स्वयं शब्द पर इतना एक क्वेश्चन निकालना था, चूंकि आपका स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो संपत्ति का अंतरण वर्तमान में भी किया जा सकता है, भविष्य में भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में किया जाता है तो आपका संविदा, और भविष्य में किया जाएगा तो आपका एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। अब तुरंत दोनों पर एक एक उदाहरण देखिए, पहले प्रेजेंट में और दूसरा किस पर, भविष्य में। ए बी को अपना मकान बेच देता है तो ये वर्तमान में संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। और यहीं अगर ए बी से करार करता है कि 6 माह बाद मैं तुम्हें इस मकान को बेचूंगा, तो बताइए वर्तमान में बेचेगा कि तुरंत बेच दिया है, नहीं भविष्य में बेचेगा। तो क्या भविष्य में जो बेचा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विक्रय संविदा। विक्रय की संविदा, यानी कि सामान्य भाषा में एग्रीमेंट टू सेल विक्रय का करार के नाम से जाना जाता है। विक्रय का मतलब बेच दिया गया, और विक्रय का करार कहीं आ जाए यानी कि भविष्य में कुछ शर्तों पर हम क्या करेंगे। तो बताइए टीपीए के तहत वर्तमान में अंतरण होगा कि भविष्य में, कि दोनों, दोनों। अगला ये संपत्ति हस्तांतरित करता है। संपत्ति हस्तांतरित करना का मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति में के अधिकार हैं उसको देता है, ये नहीं कि हाथ से उठा कर दे दिया। संपत्ति हस्तांतरित का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी में के राइट हैं, एक पक्षकार उसको किसको दे रहा है, तो आइए यूज करने का, तोड़वाने का, बनाने का, जलाने का, ध्वस्त करने का, ये स्वामित्व का, कब्जा रखने का। भाई विक्रय है तो सभी अधिकार, बंधक है तो हित, पट्टा है तो कब्जा दे दिया, जैसे किराएदारों को दिया जाता है कि कब्जा लो, कब्जा रखो, और इसके एवज में तुम क्या देते रहो, प्रतिफल देते रहो।
ये पट्टा कहलाएगा। लेकिन चूंकि अलग कानून बन गया है किराएदारी का, तो ये क्या कहलाएगा, किराएदारी। नहीं तो शुद्ध रूप से ये समव्यवहार क्या है, पट्टा ही है। फ्री में दे दिया, पूरी संपत्ति का स्वामित्व, कुछ नहीं लिया, तो दान हो गया। तो संपत्ति हस्तांतरित करता है, मतलब कि संपत्ति में के जो राइट हैं, चाहे एब्सोल्यूट राइट दे या कैसा, आंशिक। तो फिर एक बार बताइए तो, विक्रय में आपका पूर्ण हित का अंतरण होता है कि आंशिक, पूर्ण। बंधक और पट्टा में आंशिक, फिर विनिमय में पूर्ण, दान में पूर्ण, और अन्योज्य दावे में पूर्ण। आंशिक केवल दो में होता है, स्वामित्व नहीं दिया जाता, एक मार्गेज और दूसरा पट्टा। तो इस प्रकार आपका कुछ चीज़ें टेक्निकल बताई गई। निश्चित रूप से जो लेक्चर दिया गया है, भले टीपीए की धारा 5 में 9 क्वेश्चन आए, लेकिन जितना हमने कोरिलेट करके बताया, निश्चित रूप से जाकर देखिए साल पेपर, आपका डावरी एक्ट में भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका यूपी जे खूब बनाता है कांग्निजेंस पर। तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका कांटेक्ट चलेगा भाई। देखिए भाई, भले आप किताब उताब न पढ़िए, बस ये समझिए कि लेक्चर याद करिए। लेक्चर से बाहर अब नहीं जाएगा आपका जल्दी। लेकिन ये है कि जो भी एक एक शब्द बताए जाएं, बस उसको आप गौर करिए। कम समय में यही उपाय है, कोरिलेट ज़्यादा